नमस्कार। आज हम इतिहास की उस रोमांचक और कहीं ना कहीं खौफनाक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो शुरू तो हुई थी खाने में थोड़े से स्वाद की तलाश में, पर जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, मसालों की खोज और साम्राज्यवाद का उदय। आखिर स्वाद की एक हताश खोज ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? मतलब सिर्फ खाने को बेहतर बनाने की चाहत ने पूरे विश्व के इतिहास की धारा को ही मोड़कर रख दिया। ये कहानी मसालों की तो है ही, पर साथ ही समंदर के खौफ और एक ऐसे पागलपन की भी है जिसे समझना सच में हैरान कर देता है। चलिए इस सफर को और करीब से समझते हैं। अब 15वीं शताब्दी के यूरोप की स्थिति की कल्पना करते हैं। वहां बर्फ से ढकी सर्द रातें थी, कड़कड़ाती ठंड, और खाने की मेज पर क्या था? बेस्वाद उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सड़ता हुआ मांस। क्योंकि उस वक्त यूरोप के पास मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने या उसमें जान डालने का कोई तरीका ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में एक रहस्यमयी जादुई दुनिया थी जिसे लोग भारत कहते थे। एक ऐसा देश जो काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची जैसे मसालों का खजाना था। उस दौर में ये मसाले यूरोप के लिए सच में किसी जादुई जड़ी बूटी से कम नहीं थे। तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? यहां हमें इस महाद्वीपीय नाकेबंदी को समझना होगा। असल में अरब के व्यापारियों ने मसालों के व्यापार पर अपना बहुत ही सख्त एकाधिकार बना रखा था। वे भारत से मसाले खरीदते और उन्हें यूरोप ले जाकर बिल्कुल सोने के भाव बेचते। और अगर कोई चाहे कि सीधे जमीन के रास्ते से भारत चला जाए, तो बीच में उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर की एक विशाल दीवार खड़ी थी। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों की तो जैसे नींद ही उड़ी हुई थी। उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे, या तो वे मुंहमांगी कीमत चुकाएं या फिर वही सड़ता हुआ मांस खाते रहें। जब जमीन के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए तो मजबूरन इन शासकों को समंदर की खूंखार लहरों की तरफ देखना पड़ा। अब याद रखिए, उस दौर में जब दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, समंदर का मतलब था निश्चित मौत। लोगों का मानना था कि दुनिया चपटी है और वे किनारे से नीचे गिर जाएंगे। 1488 में बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के निचले हिस्से तक जरूर पहुंचा, लेकिन लहरों का खौफ देखकर उसने उस जगह को तूफानों का अंतरीप नाम दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा पुर्तगाल के लिस्बन से निकला। स्रोत बताता है कि किनारे पर खड़ी भीड़ ऐसे छाती पीट कर रो रही थी जैसे नाविकों को सीधे यमराज के पास भेजा जा रहा हो। और सच में ये यात्रा उनके लिए किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं थी। सबसे पहले अटलांटिक महासागर में 10 मंजिला ऊंची राक्षसी लहरों ने उनके लकड़ी के जहाज़ों के पालों को बुरी तरह चीथड़ों में बदल दिया। फिर एक खामोश दुश्मन ने हमला किया, स्कर्वी की बीमारी। ताज़े फल ना मिलने की वजह से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर हाथों में आने लगे। सोचिए, जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए मुर्दा घर में तब्दील हो गया था। आखिरकार मौत के खौफ और दर्द से टूटे हुए नाविकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने बगावत कर दी। वे घुटनों के बल गिरकर घर वापस लौटने की भीख मांगने लगे। लेकिन वास्को डी गामा कोई आम इंसान नहीं था। उसका फरमान बिल्कुल साफ था, या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। ये बयान उसके जुनून और पागलपन को साफ दर्शाता है। स्रोत के अनुसार उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाकर समंदर में फेंक दिए, अपनी तलवार निकाली और चीख कर कहा कि अगर किसी ने वापस जाने की बात भी की तो समंदर से पहले वो खुद उसे अपने हाथों से काट डालेगा। इस खौफनाक जिद के आगे मौत को भी जैसे पसीना आ गया और नाविकों को हार मानकर आगे बढ़ना ही पड़ा। ये पूरे इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंच गए थे जहां डियाज ने हार मान ली थी। आसमान बिल्कुल काला पड़ गया था। लहरें इतनी विशाल थीं कि उनके सामने जहाज किसी बुलबुले जैसे लग रहे थे। प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में उन्हें निगलना चाहती थी, लेकिन वास्को डे गामा जहाज के पहिए को लोहे की तरह मजबूती से पकड़े तूफान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। कई दिनों की इस मौत की लड़ाई के बाद आखिरकार इंसान की इस शुद्ध जिद की जीत हुई। उन्होंने हिंद महासागर में प्रवेश किया और इस खूंखार तूफानों के अंतरीप का नाम बदलकर हमेशा के लिए केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद की किरण रख दिया। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है मलिंडी का ये निर्णायक मोड़। वे हिंद महासागर में तो आ गए थे, लेकिन भारत का रास्ता अभी भी अनजान था। पूर्वी अफ्रीका के मलिंडी तट पर वास्को डी गामा की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका हाथ पकड़कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। वो एक भारतीय नाविक था। इस नाविक के पास सितारों की स्थिति, मॉनसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का ऐसा जबरदस्त सजीव ज्ञान था जिसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि यूरोपियनों की सफलता और उनका जिंदा बचना पूरी तरह से इसी स्थानीय नाविक के गहरे ज्ञान पर निर्भर था। और आखिरकार वो जादुई सुबह आई। 20 मई 1498
वो क्षण कितना अद्भुत रहा होगा जब महीनों तक जहाज़ों की सड़ांध झेलने के बाद अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ चंदन, इलायची और काली मिर्च की एक दिव्य खुशबू समंदर पर तैरने लगी। पुर्तगालियों को दूर से नारियल के ऊंचे पेड़ों की कतारें दिखाई दी और मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट। स्रोत बताता है कि महीनों तक मौत को चकमा देते हुए जब वे इस स्वर्ण भूमि पर पहुंचे तो कई नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े और रोते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। यह सच में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक टकराव था। कालीकट उस समय दुनिया के व्यापार का सरताज था। जब वास्को डे गामा वहां के शक्तिशाली राजा जामोरिन से मिलने गया तो राजा एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर बेशकीमती गहनों और सोने की मोटी जंजीरों से लदा हुआ था। और इसके विपरीत वास्को डे गामा ने उन्हें क्या उपहार दिया? कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद। स्रोत के अनुसार ये देखकर राजा के दरबारियों को जोर की हंसी आ गई, क्योंकि वहां के नौकर भी इससे महंगा सामान पहनते थे। यह यूरोप की तत्कालीन गरीबी और भारत की विशाल संपदा का एक बेहद स्पष्ट दृश्य था। 64 गुना, जी हां, पूरे 64 गुना शुद्ध मुनाफा। इस एक आंकड़े ने सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब वास्को डे गामा कालीकट से मसालों से भरे जहाज लेकर वापस लिस्बन पहुंचा तो यात्रा का सारा खर्च, नाविकों का वेतन और टूटे जहाजों का भारी नुकसान निकालने के बाद भी उसे उस एक खेप से पूरे 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। यह एक ऐसी भारी कमाई थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो यह एक अकल्पनीय सफलता थी। अब इस विशाल मुनाफे की खबर छुपने वाली थोड़ी ना थी। पूरब की ओर एक अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई और पूरे यूरोप में जैसे आग लग गई। पुर्तगाल ने अतिथि बनकर आने के बाद अपनी व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया और तोपों के बल पर समंदर पर अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। उनके ठीक पीछे पीछे डच और फ्रांसीसी अपनी भारी भरकम हथियारों से लैस नौसेनाएं लेकर आ धमके और अंत में प्रवेश हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने कूटनीति के जरिए रियासतों को आपस में लड़ाकर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का घिनौना खेल खेला। ये अब महज एक व्यापारिक मिशन नहीं रह गया था, ये वर्चस्व की एक हिंसक होड़ बन चुकी थी। और यहीं से ये कहानी अपना सबसे दर्दनाक मोड़ लेती है। स्रोत की भाषा में कहें तो इस दौर को व्यापार के नाम पर लूट का एक नंगा नाच और इसे अंजाम देने वालों को सफेदपोश भेड़िए कहा गया है। यहां हमारा उद्देश्य इस विश्लेषण में किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ स्रोत सामग्री को स्पष्ट रूप से सामने रखना है। स्रोत के अनुसार इन यूरोपीय ताकतों की नजर अब सिर्फ मसालों पर नहीं, बल्कि पूरी सोने की चिड़िया पर थी। ये एक ऐसे क्रूर शोषण की शुरुआत थी जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। व्यापार से तानाशाही तक का ये सफर सच में एक अंधकारमय अध्याय था। जिस राजा जामोरिन ने भारतीय परंपरा के अनुसार इस विदेशी नाविक का स्वागत किया था, जिसे व्यापार की अनुमति दी थी, उसी उदारता का सिला सदियों के उपनिवेशवाद से चुकाया गया। कालीकट का वो शांत और वैभवशाली तट बारूद की गंध और धोखे से दहलने लगा। भारत का सारा सोना और वैभव जहाजों में भर भर कर यूरोप की तिजोरियों में जाने लगा और वहां की सड़कें इसी धन से चमकने लगीं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम स्रोत के उस दार्शनिक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं जो एक अमर विचार को सामने रखता है। स्रोत का तर्क है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी नाविक आकर खोज ले और कोई भी राजा आकर जीत ले। सदियों की गुलामी और अकल्पनीय शोषण के बावजूद स्रोत मानता है कि भारत एक अजेय और अमर आत्मा है। वास्को डी गामा के आने से जो अंधकार का युग शुरू हुआ, वो इस भारतीय भावना को, इस अटूट आग को कभी कुचल नहीं सका। इतिहास के इस पूरे चक्र पर गौर करें तो एक बहुत दिलचस्प चित्र सामने आता है। मई 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने से विदेशी साम्राज्यवाद का दरवाजा जरूर खुला था, लेकिन दुनिया ने असली भारत को तब जाना जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जब लाल किले से आसमान में तिरंगा लहराया तो वो केवल एक राजनीतिक आजादी का दिन नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी अमरता की अंतिम विजय थी। तो इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत से निकला एक बहुत ही मार्मिक सवाल सामने आता है। सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद किया जा सकता है, लेकिन क्या उसकी उड़ान को हमेशा के लिए रोके रखा जा सकता है? मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई इस रोमांचक और खौफनाक समुद्री यात्रा ने इतिहास को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। साम्राज्यवाद की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक राष्ट्र की आत्मा हमेशा अड़िग रहती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।